नमस्ते टू ऑल, आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो थियरी स्पेशल क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी थियरी स्पेशल टॉपिक्स ही हैं, बट इसमें कुछ हमने जो है ना हिस्टोरिकल एलिमेंट डालने की कोशिश की है। यानी कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय विषय के बारे में बात करते हैं तो हिस्ट्री से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं अलॉन्ग विद द थियरी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन सीरीज दैट वी ऑफन सी कि ये क्वेश्चन जो है ना जनरली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये जो मैंने यहाँ पे लिया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हैज़ अपीयर्ड इन द एग्जाम ऑफ एनटीए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप एज अ स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. So let's begin the test. I request you, all of you, to please open your books and copies so that we can proceed further. So the first question on your series on your blackboard is the first. Who among the following is not the proponent of realist theory? यानी जब भी हम realist theory की बात करते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन जो है ना नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। हंस रे मॉर्गेनथाउ, केनेथ डब्ल्यू थॉमसन, जॉर्ज कैनन, जोसेफ नाइन। आपको ये चार थिंकर्स दिए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन जो है वो रियलिज्म यानी यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है, उनके थिंकर्स नहीं है। So just open your copy and try to attempt this question, and then we will deal how to answer this kind of question when we appear, when we go and sit in the exam, how we deal with this. Okay, now let's see the first question. When we talk about the realism में देखिए कहा जाता है ना कि मॉर्गेनथाउ इज द थिंकर हु इज रिलेटेड टू क्लासिकल थियरी, क्लासिकल रियलिज्म से। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि मॉर्गेनथाउ को फादर ऑफ रियलिज्म, बट ऐसा नहीं होता है। मॉर्गेनथाउ से भी पहले बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने रियलिज्म के बारे में बहुत कुछ बता दिया था, बट जो डिटेल्ड वे में कहते हैं ना, जो सिस्टमेटिक वे में जो बात की गई थी रियलिज्म के, वो मॉर्गेनथाउ के पीरियड में बात की गई थी, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, ठीक है। और जो बुक है वो पावर एंड पीस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा केनेथ डब्ल्यू थॉमसन, ये जो है अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी को एक रियलिस्ट वे में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, केनेथ डब्ल्यू थॉमसन। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ना मॉर्गेनथाउ से प्रभावित थे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जॉर्ज कैनन। देखिए जॉर्ज कैनन की जब भी बात आती है तो कंटेनमेंट पॉलिसी जो कि कोल्ड वार के टाइम था, वो जो पॉलिसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेनमेंट थियरी यानी कि ये जो थियरी है ये एंटी सोवियत थियरी थी, यानी कि कैसे हम सोवियत को स्टॉप कर सकते हैं आगे बढ़ने से। और ये जो थियरी थी वो आई थी कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो जब भी हम कंटेनमेंट थियरी की बात करते हैं हम कैनन की बात करते हैं, लेकिन एक जो नाम जो हमने रियलिज्म में बात नहीं की थी वो थे जोसेफ नाई। जोसेफ नाई का जब भी नाम आता है तो हम ये सॉफ्ट थियरी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, हम ये लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, नियो लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो जोसेफ नाई इज द थिंकर हु इज बिलोंग टू द लिबरलिज्म आइडिया, not the realist one. So you can easily classify Joseph Nye is the one of the odd man out. Rest of the thinkers belongs to the realism. So in this way you can approach the question थोड़ी थोड़ी सी, जो आपको की आइडियाज पता होने चाहिए सारे थिंकर्स के बारे में। इन्होंने भी इंडियन यूएस की फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट किया है कि दैट शुड बी बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकल आधार पे होना चाहिए। और जब भी प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, जब भी इन चीज़ों की बात आती है, तो हम किनका नाम लेते हैं? हम नाम लेते हैं रियलिज्म की, ठीक है। So this is the way we are going to approach the question whenever we talking about the कि how to approach the question. So now moving to the next question, but let's see the explanation. So the right answer is D, Josephus Nye. जोसेफ नाई के बारे में जब भी बात करते हैं सॉफ्ट पावर से रिलेटेड बात करते हैं। हंस मॉर्गेनथाउ जो थिंकर्स हैं ही बिलोंग्स टू द रियलिज्म, ये चीजें आपको पता है जब भी हमने रियलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। केनेथ डब्ल्यू थॉमसन हो सकता है ये जो नाम है आपको कंफ्यूज करे, बट आपको पता होना चाहिए कि ही इज द थिंकर्स हु बिलोंग्स टू अमेरिका। और इन्होंने ये बात की थी कि हमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को ना रियलिज्म के आधार पर रखना चाहिए, और उन्होंने वो मॉर्गेनथाउ और नेबर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। तो उनके आइडिया में कहीं ना कहीं जो है ना आपको रियलिज्म का टच देखने को मिलता है। बट अगेन ही इज, देखिए रियलिज्म है, इट डजेंट मीन कि ही डजेंट फॉलो द नॉर्मेटिव आइडिया।
मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रियलिज्म का मतलब ये नहीं है कि वो एथिक्स से दूर है, एथिक्स को वो लास्ट में सपोर्ट करते हैं, पहले इंटरेस्ट को देखते हैं, ठीक है। तो इनको भी कहा जाता है कि नॉर्मेटिव थियरी के ये जो है ना जनक है, तो इन्हें नॉर्मेटिव थियरी को भी प्रमोट किया, ठीक है, नॉर्मेटिविज्म को भी उन्होंने प्रमोट किया। देखिए कैनन को भी हम प्योर रियलिस्ट नहीं कह सकते कि, बट इनकी जो कंटेनमेंट पॉलिसी थी ना वो प्रैक्टिकल चीजों पे बेस्ड थी, तो उस आधार पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते थे। ये कहते हैं ना कि आई एम अ रियलिस्ट बाय हार्ट बट नॉर्मेटिव, ठीक है, मैं रियलिस्ट तो हूँ बट मैं नॉर्मेटिव भी हूँ, ठीक है। तो ये दोनों को फॉलो करते थे, बट अगर इनके जो मोस्ट ऑफ दिस आइडियाज थे दैट आर इन्फ्लुएंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट, नॉट बेस्ड अपॉन द इशू ऑफ द कंटेनमेंट। तो उन्होंने मिस्टर एक्स करके एक जो है ना जर्नल्स में अपनी जो है ना आर्टिकल पब्लिश की थी, और उसमें उन्होंने कंटेनमेंट थियरी के बारे में बताया कि कैसे ये जो ना सोवियत को हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जॉर्ज एफ केनेथ के बारे में पता चलते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल रियलिज्म को सपोर्ट किया था। बट व्हेन टॉक अबाउट द जोसेफस नाई, ही इज द कंप्लीटली ऑड मैन आउट। सो नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे है आपके लिस्ट 1 और लिस्ट 2, आपको इनको मैच करना है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वो है सुप्रा नेशनलिज्म, सेकेंड नियो फंक्शनलिज्म, थर्ड प्रोटेक्शनिज्म, इंटर गवर्नमेंटलिज्म। इधर आपके लिस्ट 2 दे रखे हैं, सो यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ दैट। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं सुप्रा नेशनलिज्म की, सुप्रा नेशनलिज्म, जब हमने नेशनलिज्म और स्टेट के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कैसे ईयू के आने से, विद द राइज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, नाउ द आइडिया ऑफ टेरिटोरियलिटी, ठीक है, यानी कि जो भूमि का जो है ना अब क्या हो गया है, नाउ द लैंड हैज बिकम फ्लैट, ठीक है, नाउ देयर इज अ लिबरल, जिसको कहते हैं ना लिबरल आइडिया, नाउ स्टार्ट प्रमोटिंग। तो सुप्रा नेशनलिज्म का मतलब होता है कि स्टेट का जो है ना धीरे धीरे ऑथोरिटी जो है ना डिमिनिशिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे ए का द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑथोरिटी अबव द नेशन स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट के ऊपर भी क्या है एक सत्ता है, उसको कहते हैं सुप्रा नेशनलिज्म, जिसके फॉर्म में हमने ईयू को देखा है, जिसके फॉर्म में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में आप जितने भी देखते हो वो है सुप्रा नेशनलिज्म, अधिराष्ट्रवाद को फॉलो करते हैं अबव द नेशन स्टेट। नेशन का मतलब नेशन स्टेट और सुप्रा मतलब अबव, ठीक है। फिर उसके बाद है नियो फंक्शनलिज्म, नव प्रकारवाद। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, देखिए रीजन को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। देखिए जब भी हम नियो फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, फंक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है, फंक्शनलिज्म का मतलब होता है कि आप टेक्नीशियन को बुलाओ एज कंपेयर टू स्टेट। ये जो थ्योरी आई थी वो इंटर वॉर के पीरियड में आई थी, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। उन्होंने कहा स्टेट तो कुछ कर ही नहीं रहा है, क्यों ना हम एक्सपर्ट्स को बुलाएं और एक्सपर्ट के आधार पे देयर इज अ चांसेस टू ब्रिंग अ कोऑपरेशन, शांति समझौता लाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट को रिप्लेस करने की बात की, किसने, फंक्शनलिज्म ने। फिर नियो फंक्शनलिज्म कहा कि ठीक है स्टेट को हम हटा सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो स्टेट के बिना नहीं की जा सकती, जैसे वेलफेयर के बारे में। तो नियो फंक्शनलिज्म फिर से स्टेट को सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे ब्रिंग बैक ऑफ द स्टेट के बारे में बात करते हैं नियो फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टेट, ये रीजन को प्रमोट करते हैं कि हमें रीजन के बीच में क्या लाना चाहिए, कोऑपरेशन लाना चाहिए। फिर उससे क्या होगा, अपने आप जो है ना वॉर खत्म हो सकता है। तो when we talk about the neo functionalism, it means कि रीजन इंटीग्रेशन has a multiplying effect, यानी कि रीजन अगर इंटीग्रेट होगा तो इससे बहुत सारा फायदा हो सकता है, ठीक है, ट्रेड होगा या फिर शांति होगी, तो ये सब चीजें। फिर उसके बाद प्रोटेक्शनिज्म की हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। मान लीजिए कि अभी आपने देखा था डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे क्या होता था, यूएस को आपको लगता है कि लिबरल कंट्री है, दे आर प्रमोटिंग, बट उस टाइम पे क्या हो रहा था, बिकॉज ऑफ देयर डोमेस्टिक, वहाँ की जो है ना उनके जो घरेलू उत्पाद है वो अच्छे से बढ़े, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे क्या लगा दिया था, रोक लगा दिया था आने जाने में। तो उसी को कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि आपकी घरेलू उत्पाद सही हो उसके लिए आप क्या करते हो, जो बाहर की पदार्थें हैं उसको पे थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देते हो, तो उसी को कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, या फिर उसको आप मना कर देते हो लाने से, उसी को कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म।
इंटर गवर्नमेंटलिज्म, ठीक है, यानी कि आप जो है ना एक दूसरे, इंटर मतलब क्या होता है, वन, एक से दो, ठीक है, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेट, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ इंटरेक्शन को कहते हैं इंटर गवर्नमेंटलिज्म, यानी इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी। यहाँ पे सॉवरेनिटी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो सॉवरेनिटी स्टेट के साथ होना जरूरी है, और सॉवरेनिटी रहेगा तो वो क्या करेगा, एक स्टेट दूसरे स्टेट से इंटरेक्शन करने के लिए फ्री है। So on the basis of this explanation, we have come to know that supranation, when we talk about this, we talk about the above the state, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, ओके, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। न्यू फंक्शनलिज्म जब की बात करते हैं, रीजनल इंटीग्रेशन हैज मल्टीप्लाइंग इफेक्ट, यानी बी का 1, बी का 1, बी का 4 दिया, इसको हटा देते हैं। सी का 4, प्रोटेक्शनिज्म, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, सही है। डी का 2, यानी कि इंटरगवर्नमेंटलिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि आपका ए आंसर जो है वो सही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको एलिमिनेट करते जाना है, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तो आप एलिमिनेशन के बहुत ही नजदीक पहुंच जाओगे। So let's come to the explanation. When we talk about the supranationalism, it means कि आप जो है ना बाउंड्री को, आप जो है ना सीमा को क्या कर रहे हो, लांग रहे हो, यानी सीमा जो है ना अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं रही है। रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है और डिग्री ऑफ सॉवरेनिटी, धीरे धीरे ये नहीं कहा जाता है कि हर स्टेट क्या है, सॉवरेन है, उनकी जो सॉवरेनिटी होती है वो डिग्री, वो कितने डिग्री तक सॉवरेन है, इस आधार पे जाना जाता है। न्यू फंक्शनलिज्म की जब भी हम बात करते हैं, इट मीन्स कि रीजनल इंटीग्रेशन ओवर द ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा वो रीजनलिज्म पे ज़्यादा ही फोकस करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो अर्नेस्ट बी हॉस ने दिया था, जैसे कि ईयू का फॉर्मेशन, ये एक खास तरीके से आज ईयू का गठन जो है वो एक सूचक है कि किस तरीके से आज न्यू फंक्शनलिज्म जो है ना वर्क करता है। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, आप घरेलू व्यापार को सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवहार को प्रतिबंधित करते हो, रोक लगाते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शनिज्म। और व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरगवर्नमेंटलिज्म, इट मींस कि नेशन अपने इंटरेस्ट के आधार पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच व्यापार करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज दैट रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, ठीक है, यानी कि जब भी हम ये रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट कहते हैं तो इस किस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, किस अवधारणा से ये संबंधित है। प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड वेलफेयरिज्म, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये आपके 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि विच वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, यानी कि जब स्टेट को रोल बैक करते हैं, और इसका हिंदी का मतलब क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगी अभी। बट फर्स्ट try to understand this, try to attempt this question, because these questions are the all previous year question and you are supposed to know this question. All right, so let's see the answer. When we talk about the rolling back of the state, देखिए rolling back क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये स्टेट है, ठीक है, स्टेट का पावर है, आपने वो देखा है क्या बोलते हैं, फर्श पे जो कालीन बिछा रहता है उसको आप देखते हो, वो मान लीजिए कि स्टेट की सीमा है, स्कोप है, जहां तक स्टेट क्या कर सकता है, अपनी जो है ना कार्य शक्ति को फैला सकता है। रोलिंग बैक ऑफ स्टेट का मतलब क्या, आप उस सीमा को धीरे धीरे लपेट रहे हो, अब स्टेट की जो स्कोप है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, उसको कहते हैं रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। अब ये धीरे 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 कम होकर क्या हो गया, यहाँ तक रह गया, ठीक है, इसी को कहते हैं रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट की जो अब सीमा है, जो स्कोप है, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपकी डील करता है, क्या ये डील करता है ग्लोबलाइजेशन से। ऑफकोर्स जब भी ग्लोबलाइजेशन होता है तो स्टेट जो होता है ना, उसकी पावर धीरे धीरे सॉवरेनिटी कम होता है, बट इसके साथ है वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म तो नहीं करता है, वेलफेयरिज्म ऑफकोर्स बढ़ाता है, क्योंकि हमने बात किया था नैनी स्टेट के बारे में कि वैसे स्टेट जो कि ना आपके बर्थ से लेकर के आपके डेथ तक के ख्याल रखते हैं, आपको बुखार लग गया तो आपको गवर्नमेंट आपको अच्छी जो है ना हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, नैनी स्टेट की तरह काम कर रही है, यानी कि जिस तरह से नैनी जो दाई माँ होती है आपकी केयर करती है, उसी तरह से स्टेट आपकी केयर कर रहा है। तो वेलफेयर में तो स्टेट का रोल बढ़ रहा है, ठीक है, रोल तो हो नहीं रहा है, ये और बढ़ते जा रहा है। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो गलत है।
डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, देखिए ग्लोबलाइजेशन सही है, बट जब भी डेवलपमेंट होगा तो स्टेट का रोल क्या होगा, बढ़ेगा। स्टेट क्या करेगा, स्टेट एमओयू साइन करेगा, बहुत सारी चीजों में स्टेट का रोल बढ़ेगा। ये भी जो है ना गलत है, ये रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट नहीं कह रहा है, ये कह रहा है ब्रिंग बैक ऑफ द स्टेट, स्टेट को फिर से लाओ की बात कर रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। देखिए लिबरलाइजेशन सही है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, तो आपने सुना होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब। तो मॉडर्नाइजेशन एक मॉडर्नाइजेशन ही, इट मीन्स बहुत सारे आयाम में जो है ना स्टेट की आपको जरूरत पड़ती है। तो ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब है, आपने सुना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अभी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलती है, जहां पे कुछ जो शेयर होता है वो प्राइवेट हाथों में चला जाता है। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में चल जाता है, और यहाँ पे जो स्टेट जो है ना वो धीरे धीरे उसका रोल कम हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो बैंक है उनका प्राइवेटाइजेशन होने लगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से धीरे धीरे जो गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर के हाथों में चला जाता है। या फिर आप डिफेंस सेक्टर में देखो, धीरे धीरे इसका प्राइवेटाइजेशन होने लगा है। तो रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है, अब कुछ जो पार्ट्स होता है, कुछ फंक्शन जो होते हैं, अब उसमें इक्वल शेयर होल्डर कोई और हो गया। इट मीन्स पब्लिक की कुछ पार्ट जो है ना प्राइवेट के हाथों में सौंप दी गई, उसको कहते हैं रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। प्राइवेटाइजेशन इज द राइट आंसर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ट्रेड बढ़ाना। तो ट्रेड कौन करता है, ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है, बिजनेसमैन, ये सब जो है ना, ये जब ट्रेड करेंगे एमएनसीज, तो इनको कुछ आपको राइट्स देने पड़ेंगे। तो ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मांगेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, स्टेट का जो है ना पावर, जो स्कोप होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इज द राइट वन, जो कि आपको डिफाइन कर रहा है कि कैसे स्टेट जो होते हैं ना उसकी पावर धीरे धीरे कम होती है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। बट लेट्स डिस्कस दिस आंसर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। देखिए रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट जो वर्ड है, जब भी प्राइवेटाइजेशन आता है उससे संबंधित होता है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ एक्टिविटी जो है ना पब्लिक की वो प्राइवेट के हाथों में सौंप दी जाती है। लिबरलाइजेशन भी उसी संदर्भ में है, जहां पे आप क्या करती हो, जहां पे आप क्या करते हो, रोल जो आपकी कुछ जो रूल करने की जो स्फेयर है, कुछ क्षेत्र है, वो आप देते हो उदारीकरण में दूसरे के हाथों में, यानी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में। ठीक है, और ये सब चीजें आप देखोगे ना कि जब भी हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट के बारे में, तो स्टेट का रोल धीरे धीरे बढ़ता है, ना घटता है, बल्कि उसकी रोल जो है धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो ये जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट्स है व्हेन वी टॉक अबाउट द रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रिंग बैक ऑफ द स्टेट। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रिंग बैक स्टेट, वी टॉक अबाउट द वेलफेयर स्टेट। व्हेन वी टॉक अबाउट द रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, इट मीन्स की प्राइवेटाइजेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेलफेयर स्टेट, वी टॉक अबाउट द न्यू फंक्शनलिज्म। वो क्या कहते हैं, फिर से स्टेट को लाओ, क्योंकि स्टेट के बिना जो है ना हर काम को संभव नहीं हो सकता। ठीक है, फंक्शनलिज्म क्या कहता है, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, इस स्टेट के रोल को क्या करो, रोल बैक करो, टेक्नीशियन को लाओ। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। राज्य को पीछे हटना चाहिए, फिर कहते हैं राज्य को वापस लाओ, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको जानना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. The question is, identify the correct ascending chronological sequences event that is related to Cold War. ठीक है, शीत युद्ध में जितने भी संबंधित घटनाएं हैं उनको आपको क्रमानुसार सजाना है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, मार्शल प्लान, बर्लिन ब्लॉकेड, फॉल ऑफ डेन बियोल्फू का पतन। ठीक है, मार्शल प्लान, कॉमिनफॉर्म, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, बर्लिन ब्लॉकेड। ऑप्शन नंबर 3 कॉमिनफॉर्म, बर्लिन ब्लॉकेड, फॉल ऑफ डेन बियोल्फू, मार्शल प्लान। फोर्थ है fall of the Dan Fu, Marshall Plan, Berlin Blockade, Cominform. Just try to understand, because थोड़ी सी आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। When we talk about the international relation, history is the most important part that build your concepts. और कोल्ड वार जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आप पढ़ो पॉलिटिकल साइंस या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वार, दिस आर वेरी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक इन योर एग्जाम। ओके, लेट्स सेट द आंसर। देखिए जब भी हम बात करते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की, यहाँ पे 5 घटनाएं दी हैं। एक तो है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ठीक है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। सेकेंड है मार्शल प्लान,
थर्ड है आपका बर्लिन ब्लॉकेड, फोर्थ है आपका फॉल ऑफ डिन बिन फू, फोर्थ है आपका कॉमन फॉर्म। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा देख लेते हैं ये कब हुआ, फिर उसके बाद आप खुद ब खुद अरेंज करना समझ जाओगे। देखिए जब भी हम ट्रूमैन की बात करते हैं ना, हेनरी ट्रूमैन के टाइम पे ये आया था, ये आपका आया था अराउंड 1945 1946 के टाइम। और इसका मेन मकसद ये था ना कि आपको जो है ना जितने भी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितने भी कंट्री जो सोवियत से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जैसे कि टर्की हो गया, ग्रीस हो गया, इनको क्या करना है, उनको उसमें मिलने से रोकना है। और इसी वजह से इनको क्या किया गया, एड दिया गया, कुछ मदद दी गई जिससे वो सोवियत के पाले में ना जाए। ठीक है, तो कोशिश ये किया गया कि एंटी सोवियत जो है ना ये पॉलिसी लाए गए कि आपको क्या करना है, हम कुछ ये देंगे जिससे आप क्या रहो, आप लिबरल पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट करो। उस टाइम पे आपको याद होगा कि टर्की में जो ना शाह का रिजीम था, और ये जो थे ना उस टाइम बहुत सारे फंड जो है ना दिए गए। फिर उसके बाद खुमैनी का रिजीम आया, उन्होंने क्या किया, जितने भी लिबरल पॉलिसी को उन्होंने पलट दिया था। तो जब शाह के रिजीम में से बहुत सारे लिबरल पॉलिसी जो है ना वो लाए गए टर्की में। ठीक है, तो ये ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे एड्स जो है ना वो टर्की को दिए गए। फिर हम बात करते हैं मार्शल प्लान। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद, यानी 1947 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद क्या हुआ, जो ईस्टर्न कंट्री थी वो पूरी तरह से जो है ना वो वॉर के जो है ना झुंझलापन में आप देखो वो ध्वस्त हो चुकी थी। तो देर इज अ मोर चांसेस कि वो जो है ना वो सोवियत के पाले में जाए, कम्युनिस्ट में टर्न हो। तो उनको बचाने के लिए बहुत सारे एड, तकरीबन 17 कंट्री को ना एड दिए गए, और कोशिश ये किया गया कि वो जो है ना अपनी रिकवरी कर सके और वो कम्युनिस्ट से इन्फ्लुएंस से बच सके। तो ये एड जो है ना वो 17 यूरोपियन कंट्री को दी गई, और इसी को कहते हैं यूरोपियन रिकवरी प्लान, रिकवरी के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बर्लिन ब्लॉकेड। ठीक है, बर्लिन ब्लॉकेड भी क्या है, कोल्ड वॉर का एक पार्ट है। कोल्ड वॉर में क्या हुआ था आपको जैसा कि पता है कि जर्मनी, ठीक है, मान लीजिए ये जर्मनी है और ये जो है ना बर्लिन, ये बर्लिन जो है ना ये है आपका वेस्ट बर्लिन और ये है आपका ईस्ट बर्लिन। तो वेस्ट बर्लिन जो था ना वो पार्ट था वेस्टर्न कंट्री का, यानी अमेरिका का पार्ट था। ईस्ट बर्लिन जो था ना वो था आपका रसिया का पार्ट। तो यहाँ पे रसिया ने क्या किया था, जितने भी ट्रेन, रोड्स, रेलवेज जो आते थे ना वेस्ट बर्लिन की तरफ फूड और सप्लाई के लिए, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। तो अब जो है ना वेस्टर्न पीपल, जो वेस्टर्न बर्लिन में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए खाना पीना जो है ना मुश्किल हो गया था। तो वहां पे क्या किया, जो वेस्टर्न कंट्री थे, यूएस, ये सब ने क्या किया, यहाँ पे बर्लिन एयरलिफ्ट हुआ, यानी कि उन्होंने एरोप्लेन के थ्रू उन्होंने उनपे सामान जो है ना पहुंचाया, खाना पानी नाश्ता ये सब ऊपर से गिरता था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सारे रूट जो थे ना वो बंद कर दिए गए थे। तो इसी को कहते हैं बर्लिन ब्लॉकेड। ये क्राइसिस था जहाँ पे वेस्ट बर्लिन के लोग जो है ना वो पूरी तरह से सफर कर रहे थे, उसी को कहते हैं बर्लिन ब्लॉकेड। और ये जनरली आपके देखा गया 1947 के आसपास। ठीक है, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का पार्ट था। पर मैं टॉक अबाउट द फॉल ऑफ डेन बिन फू, ये जो हुआ 1954 के दौरान हुआ। इसमें क्या था आपको पता होगा कि फ्रेंच जो कॉलोनीज थी, कहते हैं इंडो फ्रेंच, इंडो फ्रेंच में आपको देखने को मिलेंगे इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब इंडो फ्रेंच के हिस्सा थे। और इसमें क्या था ना, डेन बिन फू एक जगह था जो कि फ्रेंच का गैरिसन था वहां पे, डेन बिन फू, जहाँ पे फ्रेंच का जो है ना एक गोदाम टाइप का कुछ था। तो वहां पे क्या हुआ था, जो नेशनल रेवोल्यूशनर्स थे वियतनाम के, उन्होंने इसको क्या किया था, विरोध किया था, और एक मूवमेंट चलाया गया था जिसके वजह से फ्रेंच को हार का मुंह देखना पड़ा और वो जो है ना वियतनाम को छोड़ के जाना पड़ा। तो 1954 में देयर इज अ पतन हुआ था, डेन बिन फू यानी उस गैरिसन का जो है ना पतन हुआ था। और जो इंडो चाइना थे ना, जो वियतनाम, कंबोडिया, ये सब जो कंट्री थे, वो फ्रेंच जो कॉलोनीज थी उनकी गुलामी से वो आज़ाद हो गए थे। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि आप देखो कि फिर दूसरे जो कंट्री थे ना वियतनाम को, फिर आप देखो कि यूएसए, ये सब जो है ना वियतनाम वॉर हुआ, तो यहाँ पे फिर से वो जो है ना एक दूसरे तरह के गुलामी में फंस गए थे। तो उसी को कहते हैं, जो पहले वाले जो है ना फ्रेंच के चंगुल से निकलना, उसी को कहते हैं फॉल ऑफ द डेन बिन फू। ठीक है, फिर जो एक इवेंट आता है वो है आपका कॉमिन फॉर्म। कॉमिन फॉर्म क्या होता है, कॉमिन फॉर्म जो ये वर्ड है ये है कम्युनिस्ट। ठीक है, और फॉर्म ये जो है ना आपके स्टालिन द्वारा सेटअप किया गया था,
और इसका मेन मकसद ये था ना कि कम्युनिज्म को सेटअप करना, ठीक है, और ये आपको 1945 के दौरान देखने को मिला था। तो ये 4 इवेंट है और इन 4 इवेंट को आपको अरेंज करना है सीरियल वे में। देखिए तो पहले जो है ना आप देखो कॉमन फॉर्म, देखिए बर्लिन ब्लॉकेड जो है ना वो कोल्ड वार का पार्ट था, ठीक है, और ये जो है ना ये आपके फॉल ऑफ डेन बिन फू ये जो होता है आपके सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा 1954 में, ठीक है। बर्लिन ब्लॉकेड आपको अराउंड 1952 के दौरान देखने को मिलता है। सो फॉल ऑफ डेन बिन फू जब भी होगा पीछे होगा कॉमन फॉर्म या फिर आपका जो है ना ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ये पहले होना चाहिए, कॉमन फॉर्म ये लास्ट में नहीं होगा, इसको आप निकालो, ठीक है। और बर्लिन ब्लॉकेड कॉमन फॉर्म मार्च, देखिए ये हो सकता है बट यहाँ पे जो है ना फॉल ऑफ डेनबिन नहीं है। मार्शल प्लान, देखिए ट्रूमैन डॉक्ट्राइन तो पहले आया था ना, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के बाद मार्शल प्लान आया था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया, उससे पहले ट्रूमैन आ गया था, तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन पहले होना चाहिए, ठीक है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन इसमें भी पहले नहीं है, इसको इसमें तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन है ही नहीं, तो इसको आप हटा सकते हो कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन लास्ट में आया है, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद मार्शल प्लान आया था रिकवरी के लिए, तो इसको आप हटा सकते हो ऑप्शन 2 को। अच्छा तीसरे ऑप्शन में क्या गड़बड़ है, तीसरे ऑप्शन में गड़बड़ ये है कि आप जब देखोगे ना मार्शल प्लान पहले हुआ था बर्लिन ब्लॉकेड से भी पहले और फॉल ऑफ डेन बिन फू से पहले, तो मार्शल प्लान को पहले आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, ये यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से तीसरा भी हम इसको क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं। ये जो आपका ऑप्शन है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन 1945, मार्शल प्लान 1947, आप एग्जैक्ट डेट देख लेना, बर्लिन ब्लॉकेड अराउंड 1948 के दौरान, फॉल ऑफ डेन बिन फू 1954। तो इस तरीके से ये क्या है अरेंज है एक सीरियल ऑर्डर में। सो द मोस्ट सुटेबल आंसर इज ऑप्शन ए। सो नाउ लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमन फॉर्म इट फॉर्म एट 1945, जहाँ पे कम्युनिस्ट वर्कर क्या थे, रोमानिया के जोसेफ स्टालिन द्वारा ये स्थापित किया गया कम्युनिस्ट वर्कर पार्टी, जिसको कॉमन फॉर्म कहा गया। फिर उसके बाद ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया 1947 में, जहां पे लोकतांत्रिक राष्ट्रों को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहायता दिया गया। सत्तावादी और सोवियत संघ को नियंत्रित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। ग्रीस और तुर्की को लगभग $400 मिलियन की सहायता दी गई। When we talk about the मार्शल योजना यानी मार्शल प्लान के बारे में बात करते हैं तो ये 1948 में आया और यहाँ पे विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपको पुनर्प्राप्ति हुआ, 17 यूरोपियन देशों को पुनर्वास की सुविधा दी गई, $13.3 अरब जो है ना प्रदान किए गए। फिर उसके बाद आई बर्लिन ब्लॉकेड यानी कि बर्लिन जो है ना नाकाबंदी। इसमें क्या हुआ कि शीत युद्ध संकट था, सोवियत को पश्चिमी और बर्लिन एयरलिफ्ट के द्वारा यातायात, रेल, सड़क, भोजन और पानी की संकट को काट दिया गया था, जिसके बाद बर्लिन एयरलिफ्ट आपको देखने को मिला। फिर उसके बाद डिएन विन फुन के पतन के कारण वियतनाम राष्ट्रवादियों द्वारा फ्रांसीसी सेना का अंत हो गया और फ्रांसीसियों को इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, डेप्थ में आप इसको पढ़ लीजिएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेंट। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डिटेंट को आप छोड़ के नहीं जा सकते। कोल्ड वॉर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। डिटेंट जो हुआ था यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका के बीच में हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था। आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। आपका पहला ऑप्शन है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, सेकेंड ऑप्शन इज राइवलरी बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड चाइना, थर्ड ऑप्शन अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम, फोर्थ इज सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। आपके ये 4 कोड दिए गए हैं। कह रहा है आपको इसको अरेंज नहीं करना है, सॉरी, इसको आपको पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेंट। इनमें से कौन जो है ना डिटेंट के लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबल है। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है डिटेंट के लिए कौन जो है ना मुख्य रूप से जिम्मेदार है, आपको उन ऑप्शन को पता करना है। क्रमानुसार ऑर्डर में आपको नहीं सजाना है, बट आपको इसमें फैक्टर्स बताने हैं कौन जो है ना कारक थे डिटेंट के लेकर के। चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन किया था,
तो हमने बताया था कि डिटेंट क्या होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट डिटेंट, इट इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है कि आप रिलैक्स कर रहे हो, टेंशन को रिलैक्स कर रहे हो. ठीक है. और अभी मैं आपको एक फोटो के थ्रू दिखाना चाहती हूँ. कुछ इस तरीके का जो है ना माहौल बन गया था सोवियत के दौरान. देयर इज अ फ्रेंडशिप गोइंग ऑन. और आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना होगा, सो विजिट टू द history.com, यू विल गेट अ डिटेल पिक्चर ऑफ दैट कि डिटेंट क्या होता था, कौन कौन से जो है ना इवेंट हुए उस दौरान. तो जब भी हम डिटेंट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे जो टेंशन थी वो क्या हो गई थी, रिलैक्स हो गई थी. फिर वहां पे आप देखने को मिलेगा ना कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जूम करके आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं जो थी ना वो हुई, वो देखने को मिली. ये हो सकता है आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट मुझे ये पूरी तरह से क्लियर है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. मैं आपको बोल करके आपको एक बार समझा देती हूँ. देखिए, जब भी हम डिटेंट की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन. और ये स्टार्ट हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में. मैंने क्लास में भी आपको बताया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या होता है और कैसे जो है ना वर्ल्ड जो है ना वो एक तरह की न्यूक्लियर सेकेंड न्यूक्लियर वॉर होते होते उस टाइम बच गया था. ठीक है. तो ये कि इसके बाद 1962 यानी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान कोशिश ये किया गया कि फ्यूचर में इसकी नौबत ना आ पाए. तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था ना वो स्टार्टिंग पॉइंट था जिसके बाद ना आपको डिटेंट की पॉलिसी जो है ना उसकी जो है ना आग लगी यानी तूल पकड़ी. ठीक है. और यहाँ पे फिर बात करना स्टार्ट हुआ. ठीक है. और बात करना स्टार्ट हुआ तो उसी को कहते हैं लूज ऑफ टेंशन. जो टेंशन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया. तो 1963 में यानी कि 1962 के जस्ट एक साल बाद 1963 में क्या हुआ, देयर इज अ पार्शियल बैंड ट्रीटी. इसी को लिखा गया पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी हुआ. ठीक है. पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी मतलब कि आप जो है ना जो कुछ जो है ना कुछ कुछ चीजों पे ना आप रोक लगेंगे टेस्ट के लिए. ठीक है. यानी कि अब जो है ना आप जब किसी आम इम्यूनेशन को टेस्ट करोगे तो कुछ कुछ हम पार्शियली जो आंशिक रूप से ना उस पर रोक लगा सकते हैं, दैट इज पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी. फिर उसके बाद क्या हुआ 1968 में यानी कि जस्ट इसके 5 साल बाद क्या हुआ, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ठीक है. यानी एनपीटी साइन हुआ. ठीक है. एनपीटी में क्या हुआ कि आपको जो है ना अब प्लोरिफरेशन की जो है ना पूरी तरह से संधि हो गई कि अब जो है ना आप जो है ना प्रसार नहीं कर सकते न्यूक्लियर का. ठीक है. उसी को कहा गया एनपीटी. फिर उसके बाद आपको देखने को मिला 1972 में यानी कि जस्ट इसके 4 साल बाद सॉल्ट 1 एग्रीमेंट हुआ, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 1. ठीक है. और इसमें कुछ कुछ मिसाइल कुछ कुछ धीरे धीरे ना अब नेगोशिएशन हो रहा था. तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं इतना कम करूंगा आर्म्स, आप भी उतना कम करो. तो इस तरीके से उनके बीच में नेगोशिएशन हो रहा था और सॉल्ट 1 ट्रीटी जो है ना वो साइन हुआ. फिर उसके जस्ट बाद 6 साल बाद 1978 में क्या हुआ, देयर इज अ सॉल्ट 2 ट्रीटी. सॉल्ट 2 ट्रीटी. बट इसके होते होते ना 1979 में कुछ ऐसा हुआ कि ये जो सॉल्ट 2 ट्रीटी जो है ना वो कभी पिक्चर में ही नहीं आ पाया. बात तो चला बट इसको कभी रेटिफाइड नहीं किया गया. क्यों नहीं रेटिफाइड किया गया, क्योंकि 1979 में क्या हुआ, सोवियत का इन्वेजन जो हो गया ना, सोवियत ने इन्वेजन कर दिया अफगानिस्तान पे. ठीक है. अफगानिस्तान पे उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया, उसको क्या करने, कब्जा करने की कोशिश में. और इसके बाद यूएस ने कहा कि आई विल बैक आउट फ्रॉम द ट्रीटी. और वो ट्रीटी जो था सॉल्ट 2 ट्रीटी वो रेटिफाइड होते होते रह गया. तो इस तरीके से ये जो है ना आपका डिटेंट जिसको कहते हैं ना 1969 से 1979 तक का पीरियड को कहते हैं डिटेंट. बट इसकी शुरुआत आप देखोगे ना तो वो 1962 यानी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से ही शुरू हो गई थी. ठीक है. क्योंकि उस टाइम लोगों को लगा ना कि अगर हिरोशिमा जैसा अगर फिर से हो जाता है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उतने लोगों की जान जाएगी. तो इसके बाद ये सीरीज ऑफ ट्रीटीज होने के बाद वहां पे जो है ना कोशिश ये किया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना अब हम नेगोशिएशन कराएं. बट लास्ट में क्या हुआ, सोवियत के इन्वेजन के बाद ये जो डिटेंट का फेज है वो धीरे धीरे खत्म हो गया. तो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन आपका ये है कि इनमें से कौन जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं डिटेंट के लिए. देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पूछ रहा है कौन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. अब ये नहीं कह रहा कौन डिटेंट में आता है. ठीक है. कौन जो है ना आपके जो है ना रिस्पॉन्सिबल है, ऑफकोर्स क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है. तो 111 सही है. कम टू दिस राइवलरी बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड चाइना. देखिए, सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में दुश्मनी जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे क्या हुआ, निक्सन का जो है ना, आपको याद होगा निक्सन और किसिंजर जो है ना वो विजिट किए थे 1972 में
चाइना के पास, क्योंकि वहाँ पे वियतनाम वॉर चल रहा था और दे आर नाउ क्यूरियस कि अब ना कैसे हम इस वियतनाम वॉर को रोके। और उस टाइम वियतनाम का जो इन्फ्लुएंस था चाइना पे ज़्यादा था, ठीक है, सॉरी चाइना का इन्फ्लुएंस वियतनाम पे ज़्यादा था, ठीक है, और चाइना एक राइजिंग पावर के रूप में उस टाइम उभर रहा था। तो कोशिश ये सोचा ये जा रहा था, किसिंजर ने ये सोचा कि चाइना कैन बी वर्क एज ए मीडिएटर, मध्यस्थता करवा सकता है। तो किसिंजर और निक्सन पहुंचे चाइना के पास, ठीक है। तो 1972 में आप देखोगे ना कि जो स्टालिन के आने से क्या हुआ, स्टालिन के आने से उनकी जो कम्युनिज्म थी ना वो चाइना के कम्युनिज्म से अलग हो गई, और देयर इज सम राइवलरी, देयर इज आल्सो टेरिटोरियल टेंशन गोइंग बिटवीन द रसिया एंड चाइना। और यही जो था ना राइवलरी का रीजन था जिसको यूएस को लगा ना कि पॉसिबिलिटी है कि हम चाइना से हाथ मिला सकते हैं। तो rivalry between the Soviet and China is also very important factor. So two is also the possible factors to bring the detent. अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम, देखिए इंटरवेंशन था तभी तो क्या हुआ, तभी तो ना वो हाथ मिलाने के लिए जो है ना, फिर उसके बाद ये ट्रीटी हुई एनपीटी, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, ठीक है, और फिर उसके बाद चाइना से मिलना। तो ऑफ कोर्स ये भी है ना अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम। अमेरिका को लगा कि वियतनाम वॉर की वजह से क्या हो रहा है, उनका जो है ना जान मान का खतरा हो रहा है, बहुत सारी जो जानें हैं जा रही हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे होम स्टेट में भी क्या हो रहा है, अमेरिका के होम स्टेट में बहुत सारे सिविल्स वॉर होने के कंडीशन लग रहे हैं। तो इसमें भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे वियतनाम वॉर को ख़त्म करने के लिए। फिर हम बात करते हैं सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। देखिए हमने ये बताया था ये लास्ट फेज था और इसके वजह से डिटेंट खत्म हुआ। यहाँ पे पूछा है कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो फोर्थ तो आपका कभी नहीं होगा क्योंकि ये जो है ना डिटेंट के खत्म करने का फैक्टर है। शुरुआत इनमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेंट, इनमें से कौन डिटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिटेंट के खत्म होने के लिए नहीं, ठीक है। सो 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन 3 is the possible answer, because when we talk about the Soviet intervention in Afghanistan, it led to the end of the detent, not the start of the detent. So 4 is the eliminating factors, ठीक है। So now we are moving to the next question because we already explained about this. So next question is that name of the leader and name of the country। देखिए जितने भी leaders दे रखे हैं सारे के सारे important हैं, सारे के सारे जो है ना वो बहुत important leader है। ये आपके ऑप्शन नंबर है, ये आपके ऑप्शन है इधर, ठीक है, इसके ये फोर्थ के ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको अरेंज करना है कर्मानुसार, ठीक है। तो पहला है सुकार्नो। देखिए इसको मैं आपको इट्स अ वेरी इजीएस्ट वन, मुझे लगता है कि सबको पता होगा क्योंकि हम पैदा होते ही नाम के बारे में जान गए होंगे, और जिन्होंने नाम के बारे में सुना होगा, ठीक है, नाम के बारे में गैर गुट निरपेक्ष, उनको पता होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जरूर पता होना चाहिए, और मैं इसलिए आपको टाइम नहीं देना चाहती हूँ। देखिए सुकार्नो की जब भी हम बात करेंगे, ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल इंडोनेशियन लीडर्स जिन्होंने इंडोनेशिया को डच से इंडिपेंडेंस कराने में मदद की थी। सो सुकार्नो इज रिलेटेड टू इंडोनेशिया। हो चिन मिन वियतनाम, क्योंकि इन्हीं के नाम पे ना जो सिटीज़ है उसका नाम चेंज करके हो चिन मिन सिटी रख दिया गया। चाओ इन लाई इज रिलेटेड टू चाइना, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी एंड एक्टिविस्ट। गमाल नशीर, देखिए इजिप्ट, जिन्होंने क्या किया था, स्वेज कैनाल को नेशनलाइज किया था, और ये सेकंड जो है ना इजिप्टियन प्राइम मिनिस्टर है। ख्वामे निकुर्ना, ये क्या थे, गोल्ड कोस्ट, देखिए घाना का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट, इन्होंने क्या किया था, उसको COST, ठीक है, उसको क्या किया था, इंडिपेंडेंट कराने में मदद की थी, एंड ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, लेट अस चेक। Wait, but before going to, let's see the answer. Sukarno is related to Egypt. Sorry, Sukarno is related to Indonesia, यानी 1 का C, this one, ठीक है। 2 हो चिन मिन यानी कि वियतनाम, C के बाद E आना चाहिए, C के बाद E यहाँ पे है, यानी कि 2 is the correct answer, ठीक है। Now let's see the, देखिए सुकार्नो इज रिलेटेड टू इंडोनेशिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट हु स्ट्रगल अगेंस्ट द डच कॉलोनी। हो चिन मिन की जब भी हम बात कर रहे थे, वियतनामी क्रांतिकारी जिन्होंने साइगोन शहर का नाम उनके नाम पर रखा गया और हो चिन मिन सिटी रख दिया गया। चाओ इन लाई चीनी राजनेता थे। गमाल नासिर मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने स्वयं स्वेज नहर को राष्ट्रवाद की घोषणा की, यानी उसको नेशनलाइज किया। ख्वामे निक्रुमा की जब भी बात करें तो ये गोल्ड कोस्ट जो कि अब घाना है,
अब के पहले प्रधानमंत्री है जो वहां पे नियुक्त किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट आंसर। Now let's look to the question number 7. Which of the following pair is not correctly match? आपको बताना है कि ये जो थियरी है और ये जो थिंकर्स है इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। देखिए दो चीजें जो आपको क्लियर है, क्योंकि दो चीजें मैंने आपको क्लास में बता दी है, बट दो चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी, वो है ये थियरी और ये थियरी। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है। एक जो है वो सही मैच है और एक सही मैच नहीं है। एलिमिनेशन यूज कीजिए, 50-50 मैंने ऑलरेडी कर दिया है। जस्ट ट्राई टू गेट to the right answer. Okay, let's see the answer. When we talk about the Thomas Schelling, he is related to game theory, very important. When we talk about the Hans Morgenthau, anyone can't deny this fact that he is related to the realist theory. Carl Deutsch, of course he is related to communication theory. Communication theory बहुत important theory है जिसमें कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्री से इंटरेक्शन करने के लिए कम्युनिकेशन पे ज़्यादा जोर इन्होंने दिया। फिर उसके बाद मार्टिन शुबुक, जब भी इनका नाम आता है हम बात करते हैं गेम थियरी के बारे में। ठीक है, ही इज़ नॉट अ प्लोरेट्रिएट इंटरनेशनलिज्म, ये सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद से रिलेटेड नहीं थे, ये गेम थियरी से रिलेटेड थे। यानी कि जो भी थियरी होता है, अच्छा गेम थियरी क्या होता है थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। गेम थियरी जब भी हम बात करते हैं इसका मतलब होता है ना, कोई भी आप डिसीजन लेते हो वो आपके कॉस्ट इफेक्ट देख के लेते हो, यानी कि उसका जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज़ें आप एनालाइज करके लेते हो। माना जाता है कि इसमें सभी जो एक्टर होते हैं वो रेशनल होते हैं, यानी कि आप जो है ना पूरी तरह से एनालाइज करते हो क्या मेरा इसमें घाटा होगा क्या फायदा होगा। ये भी जनरली आपको दो टर्म्स में देखने को मिलते हैं। एक तो होता है जीरो सम गेम, एक होता है नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम में क्या होता है कि एक का अगर ठीक है हार होता है तो दूसरे का लॉस होता है, यानी कि प्लस माइनस मिला के जीरो हो जाएगा, +1 है तो -1 यानी जीरो, जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि अगर एक का लाभ हुआ दूसरे का भी लाभ हुआ, तीसरे का थोड़ा सा लाभ हुआ, तो इस तरीके से अगर ऐड करें तो ये कभी भी जीरो नहीं होता है, सबका कुछ ना कुछ फायदा होता है, तो इसको कहते हैं नॉन जीरो सम गेम। तो इसी को कहते हैं गेम थियरी। ऐसा माना जाता है कि वन ऑफ द प्लेयर्स इज ऑलवेज रेशनल एंड whoever take the decision always think about better to themselves। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होगा ना वो 4th होगा, ये जो है ना करेक्टली मैच नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द गेम थियरी, इट्स game theory is belong to the Martin Subok. Carl Deutsch, a very important thinker, he related to the communication theory. Now come to the question number 8। यहाँ पे जो है ना कुछ एनालिस्ट दिए गए हैं और कुछ इनके आइडिया। देखिए दो चीज़ें मैंने आपको क्लास में बता दी थी, वो है आपके सैमुअल हंटिंगटन के बारे में और फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में, उनके बुक के बारे में। एक जो चीज़ है वो जनरली हमेशा करंट अफेयर में रहती है, वो है पॉल कैनेडी, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर, उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है। और जो नए थिंकर्स आपको दिख रहे होंगे वो है चार्ल्स क्रॉथमोर, इनके बारे में आपको बताना है। सो ट्राई टू गेस दिस आंसर एंड व्हेन वी विल डिस्कस दिस आंसर सून। फटाफट इसको खत्म करते हैं। देखिए सैमुअल पी हंटिंगटन, जब भी बात करते हैं तो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट बुक, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि बी का जो है ना आपका 3 होना चाहिए। बी का 3, बी का 3, बी का 3 नहीं है, बी का 3 नहीं है, बी का 3 नहीं है। कम टू द आंसर। फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री, बी यहाँ पे आपका सी का 1। देखिए एक आंसर आपको पता चल जाएगा ना, यू विल गेट द होल आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पॉल कैनेडी, द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर, यानी कि जो पावर्स होते हैं वो कैसे उत्थान होते हैं, फिर उनका कैसे, जैसे सोवियत का विघटन के बारे में, या फिर ब्रिटिश, ये जितने भी आपको कॉलोनीज हैं उनका विघटन कैसे हुआ। जैसे ब्रिटिश एम्पायर को कहते हैं कि द सन नेवर सेट्स इन दिस एम्पायर, फिर उनका जो है ना कैसे फॉल हुआ, इसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे जो है ना ग्रेट पावर का राइज होता है और कैसे वो फॉल करते हैं, इसके बारे में पॉल कैनेडी ने बताया। फिर उसके बाद चार्ल्स क्रॉथमर, आपको जो बच गया वो यूनिपोलर मोमेंट, ये आ जाएगा इनका। तो इस तरीके से आपको आंसर को एनालाइज करना है, सिर्फ 1-2 आंसर से ही ना आपको, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो होता है ना ये सब आपके बोनस पॉइंट लाते हैं। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर ऑफ स्टेट, कि जब भी हम किसी राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व के बारे में बात करते हैं तो इनमें से कौन जो है ना राज्य के राष्ट्रीय तत्व में नहीं गिने जाते हैं, आपको ये बताना है। बहुत ही आसान आंसर, देखकर भी आप बता सकते हैं। राष्ट्रीयता की बात की जा रही है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीयता हम ला रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये जो ऑप्शन है ना ये नहीं है।
प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज में ऑफकोर्स स्टेट का रोल है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में है, पॉपुलेशन में ऑफकोर्स है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें जो है ना स्टेट का कोई वर्चस्व आपको देखने को नहीं मिलेगा. सो ऑप्शन 4 इज द एलिमिनेटिंग वन. नाउ व्हेन वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की विधि नहीं है? वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, अलायंस, क्रिएशन ऑफ द बफर स्टेट, आर्मामेंट. देखिए बैलेंस ऑफ पावर सॉरी बीओपी के बारे में हमने बात किया था, और बीओपी लाने के भी मैकेनिज्म होते हैं, कुछ कुछ चीजें होती है जिससे हम बैलेंस ऑफ पेयर लाते हैं. वी विल कम टू द क्वेश्चन बट लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. और ये जो है ना ये आते हैं थ्रू द वेरियस मेथड. पहला होता है अलायंस और काउंटर अलायंस, यानी कि आप क्या करते हो गठबंधन और प्रति गठबंधन के थ्रू आप क्या करते हो बैलेंस करते हो एक राइजिंग पावर को. इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन के थ्रू, यानी कि क्या करते हो कभी किसी कंट्री में हस्तक्षेप करते हो, अगर कोई पॉलिसी ला रही है तो आप हस्तक्षेप करके फिर उसके बाद गैर हस्तक्षेप करके भी आप क्या लाते हो. जैसे मान लीजिए कि आपने देखा, अगर यूएस ने देखा कि सोवियत में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे कि लैटिन अमेरिका जो में क्या हो रहा है सोवियत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो यूएस क्या करेगा उसमें हस्तक्षेप करेगा, इंटरवेंशन करके वो क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है. तो इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन, यानी कभी कभी वो साइलेंट भी रह जाता है कि चलो आने दो, तो इस तरीके से भी आप क्या करते हो बैलेंस ऑफ पावर करते हो. डिवाइड एंड रूल आपको पता है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, ठीक है, ये तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से. बफर स्टेट का फॉर्मेशन, मान लीजिए कि दो पावरफुल कंट्री है, एक कंट्री को क्या कर देते हैं बफर स्टेट मान लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि आज के ज़माने में नेपाल, और यहाँ पे आगे चाइना, और यहाँ पे आगे इंडिया, दोनों पावरफुल कंट्री हैं और दोनों ही हमेशा लड़ते रहते हैं. बीच में क्या कर दिए नेपाल को बफर स्टेट के फॉर्म में ला दिए, तो बैलेंस किए हुए हैं थ्रू द नेपाल. फिर उसके बाद आता है आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट, यानी कैसे आप जो है ना शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण के थ्रू, यानी कि किसी को आप जो है ना आर्म दे करके, जैसे आपने देखा रसिया और यूक्रेन वार को आर्म्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं वी आर सपोर्टिंग, या फिर कोई कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होता है बैलेंस करने का एक तरीका होता है. या फिर किसी को जो है ना आप सैंक्शन लगा दो, वो आर्मामेंट बना ही नहीं पाएगा, तो वो भी क्या कर रहे हो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो. जैसे ईरान पे सैंक्शन लग गया, ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं. फिर उसके बाद होल्डर ऑफ बैलेंस एंड बैलेंसर, यानी कि कौन जो है ना पावर को रखेगा, कौन उसको बैलेंस करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो इनमें से जो मेथड्स होते हैं वो जो है ना ये कुछ मेथड्स हैं जो कि जिससे आप क्या करते हो बैलेंस करने की कोशिश करते हो, शक्ति को क्या करते हो आप संतुलित करने की कोशिश करते हो. सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन पे आते हैं. वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, देखिए ओपिनियन बना करके आप कभी बैलेंस नहीं कर सकते. अलायंस के थ्रू अभी हमने पढ़ा, क्रिएशन ऑफ बफर स्टेट अभी हमने पढ़ा, आर्मामेंट हमने अभी पढ़ा, बट वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन इज नॉट अ मेथड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर. सो A is the correct answer. Now let's come to the question number 11. The final goal of the Marxian approach of the international relation is कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में जब हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अंतिम लक्ष्य क्या है, देखिए अंतिम पूछ रहा है, टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना, टू इंटेंसिफाई क्लास वर्क यानी कि वर्ग युद्ध को तीव्र करना, टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कम्युनिटी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट समुदाय की स्थापना करना, नव साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना, टू इनकरेज द न्यू इंपीरियलिज्म. अंतिम पूछ रहा है, अंतिम. ओके देखिए यहाँ पे फाइनल गोल पूछ रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनल गोल, ओवरथ्रो कैपिटलिज्म ऑफ कोर्स, बट ओवरथ्रो करके हमें क्या करना है टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कम्युनिटी. सो उसके बाद हमें पीस भी लाना है, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे लाना है. ये जो है ना मोस्ट इंड को लगता है, जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं मार्वल्स की मूवी देखी होगी, तो इंड गेम जो है ना यही है कि कम्युनिस्ट कम्युनिटी जो है ना हमें एस्टैब्लिश करना है इंटरनेशनल लेवल पे. ये जो है ना आपका फाइनल गोल होना चाहिए. न्यू इंपीरियलिज्म क्यों, वो तो इंपीरियलिज्म के खिलाफ है ना, वो क्यों ये करेंगे, क्लास वार को क्यों इंटेंसिफाई करेंगे, वो तो इसके खिलाफ है. ठीक है, ये तो हो सकता है भाई कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देंगे, बट उसके बाद क्या, उसके बाद अपना रूल भी तो स्थापित करेंगे, तो कम्युनिज्म को क्या करेंगे एस्टैब्लिश करेंगे. दैट द C1 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, and when we come to the next one we will see
By power is meant man's control over the mind and action of the others man. The game of power is sustained by the infutable facts of the interest. Who among the following said this? देखिए इसमें जो ये स्टेटमेंट है इसमें कुछ की टर्म्स है, पावर, ठीक है, मैंस कंट्रोल, मीन्स गेम ऑफ पावर, फैक्ट्स, इंटरेस्ट, ये जो है ना इससे आप जो है ना ऑथर को पकड़ सकते हो, इसके जो जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है उसको आप पकड़ सकते हो. जस्ट गो थ्रू दिस. पावर इज मीन्ट यानी कि जब भी हम शक्ति का तात्पर्य मनुष्य के अन्य मनुष्यों के दिमाग और कार्य पर नियंत्रण करना है, यानी कि जब आप पावर का मतलब समझते हो, पावर का मतलब है आप जो है ना किसी के माइंड पे कंट्रोल करो और किसी के क्या करो, एक्शन पे कंट्रोल करो. और ये सब चीजें कौन कहता है? देखिए पावर की जब भी हम बात करते हैं, पावर की बात करता है रियलिज्म. और रियलिज्म में अगर मैन की बात करता है तो हमने बात की थी ह्यूमन नेचर के बारे में, कौन बात करता है? मॉर्गेनथाउ बात करता है, ठीक है. और मॉर्गेनथाउ ने एक चीज और समझाई थी, वो है फॉरेन पॉलिसी. मॉर्गेनथाउ की फॉरेन पॉलिसी, बार बार एनटीए पूछता है कि कितने फॉरेन पॉलिसी है, उसमें इन्होंने बताया था कि अगर किसी पे सच में पावर स्थापित करना है तो उसके एक्शन और उसके माइंड दोनों पे करो. So both action and minds are important. So when we talk about this, of course Morgenthau is the very right option. When we talk, एक बार के लिए आपको जॉर्ज कैनन पे थोड़ा सा जा सकता है, but जॉर्ज कैनन has never talked about the mind and action. ठीक है. So Morgenthau is the correct answer. Now let's come to the question number 13. 13 में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कुछ थिंकर्स दिए हुए हैं, थियरी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, और ये किस थिंकर से रिलेटेड है? ये सारे आई थिंक मार्क्सवादी हैं, ठीक है, क्रिटिकल थिंकर्स हैं, और आपको इसको मैच करना है. हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, आपके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं. इंपीरियलिज्म एंड द इंसेप्शन ऑफ द कैपिटलिज्म, पहला किसने दिया? सेंटर पेरिफेरी थियरी किसने दिया? डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट किसने दिया? और नियो ग्राम्सियनिज्म किसने दिया? नाउ लेट्स कम टू दिस. देखिए जब भी हम बात करते हैं इंपीरियलिज्म एट द इंसेप्शन ऑफ द कैपिटलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद के प्रारंभ के साथ, ये जो आइडिया है ना ये रोजा लग्जमबर्ग ने दिया था. देखिए रोजा लग्जमबर्ग कौन थी? वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थी, और लेनिनिज्म ने भी यही कहा गया है कि जो आज का इंपीरियलिज्म है वो कुछ नहीं, बस कैपिटलिज्म का क्या है, वो बढ़ा हुआ फॉर्म है. तो ऑफकोर्स उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया है. देखिए जब भी हम सेंटर पेरिफेरी मॉडल की बात करेंगे तो ये जो आइडिया है ना ये रॉल प्रेविस ने दिया था, डेवलपमेंट थियरी से रिलेटेड. डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट, ये जो बात है ना ये रॉबर्ट कॉक्स ने कही थी. और जब भी हम नियो ग्राम्सियन थिंकर्स की बात करते हैं तो हमने रॉबर्ट कॉक्स के बारे में पढ़ा था. उन्होंने कहा था कि एवरी थियरी इज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, यानी कि जितने भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं वो किसी के लिए है और उसका कोई उद्देश्य होता है. सो इंपीरियलिज्म एट द इंसेप्शन ऑफ द कैपिटलिज्म इज रोजा लग्जमबर्ग, यानी 1 का 3. फिर उसके बाद कह रहा है सेंटर पेरिफेरी थ्योरी, ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड आइडिया है ये रॉल प्रेविस, यानी 2 का 4, बी का 4, सी का 1, यानी कि आपका ऑप्शन 3 जो है ना वो सही है. फिर उसके बाद में आप पढ़ लेना, बाद में मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. ये जो है ना अभी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. सो द क्वेश्चन इज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनलिज्म. देखिए अभी हमने बात किया था फंक्शनलिज्म के बारे में, उसके बारे में आपको सही और गलत बताना है. इट इज अ स्ट्रीम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, ये क्या है? ये जो है ना संस्थागत उदारवाद की एक धारा है. आफ्टर द इंक्रीज ऑफ कोऑपरेशन अमंग द नॉन स्टेट एक्टर द नेशन स्टेट वुड बी इवोपोरेट, यानी कि जब भी हम गैर राज्य अभिनेताओं के बीच में सहयोग के बढ़ने के बाद राष्ट्र राज्य खत्म हो जाएंगे. आपको इसमें दोनों ये जो है ना आपको ऑप्शन बताने हैं. चलिए इसके आंसर को देखते हैं. देखिए फंक्शनलिज्म जब भी बात करता है ना, फंक्शनलिज्म कहता है स्टेट को हटाओ और उसके जगह पे टेक्नीशियन को लाओ, एक्सपर्ट्स को लाओ, स्किल पर्सन को लाओ. तो ये ऑफकोर्स ये इंस्टीट्यूशन की बात करता है, इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम कोऑपरेशन को ला सकते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करता है, और ये लिबरलिज्म की एक शाखा है, सही है. और ये स्टेट के इवोपरेशन की बात करता है. ये नॉन स्टेट एक्टर यानी कि जितने भी टेक्नीशियन, कॉर्पोरेट्स या फिर एक्सपर्ट्स है उनके बीच जो है ना ये कोऑपरेशन को लाने की बात करता है. तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, यानी थर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट वन. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. So here's the question. The 5 stages of the economic growth is proposed by W. Rostow. और ये जो है ना आपके ऑप्शन है, आपको इसको सीरीज में अरेंज करना है. तो पहला जो है ना ट्रेडिशनल सोसाइटी, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड फाइनेंशियल कैपिटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन. सेकेंड ऑप्शन ये है, और फोर्थ ऑप्शन ये कुछ है. मैंने आपको बताया था जब मैं लिबरलिज्म आपको बता रही थी
तो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है ना एक सोसाइटी जो है ना ट्रेडिशनल से लेकर के मास कंजप्शन तक जाती है। देखिए मैंने आपको आंसर बता दिया, अब आप आंसर ढूंढ सकते हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं रॉस्टो की मॉडल के बारे में, तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड थ्योरी दी है कि कैसे कोई सोसाइटी जो है मॉडर्नाइज करता है। कहते हैं कि एक जो सोसाइटी होता है ना वो ट्रेडिशनली क्या होता है, बैकवर्ड होता है, उनके पास ना तो इंडस्ट्री होती है ना ही मशीन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे एक केस आता है जिसको कहते हैं प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। जैसे एरोप्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करने के लिए एक प्री कंडीशन, एक जैसे मान लीजिए वहाँ पे इंडस्ट्री सेट किया जाना, डैम सेट किया जाना, ये क्या होता है, प्री कंडीशन टू सेट अप टेक ऑफ। टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है टेक ऑफ का कंडीशन। फिर उसके बाद आता है ड्राइव टू मैच्योरिटी, यानी कि वो मैच्योर हो जाते हैं। और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे हाई मास कंजप्शन जो होती है ना उनकी प्रोडक्शन होती है। सो इट्स अ हाई मास कंजप्शन। सो इस तरीके से आप सजाओगे, यू विल गेट योर आंसर ट्रेडिशनल टू मास कंजप्शन। सो दिस इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी। यहाँ पे टेक ऑफ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे, बट ये अरेंज है एक सीरीज में। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। सो इस तरीके से हमें इंटरनेशनल रिलेशन के सारे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ फैक्ट्स को लेते हुए। और अगर आपको फैक्ट्स भी नहीं लगता है तो एक दो आंसर अगर आपके सही हो गए ना, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू उस आंसर को आप अप्रोच कर सकते हो। सो इसी तरह हम और भी आगे सीरीज करते रहेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पॉलिटिकल साइंस and international relation. Have a good preparation.